नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम मॉर्गन चॉपर के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जनरली जॉन्स सर्पन के बारे में डिस्कस किया था। जॉन्स और मॉर्गन कहीं ना कहीं एक साथ ही नाम आता है। बहुत सारे बुक्स में ऐसा कोरिलेट किया रहता है कि जॉन्स जो चॉपर है वो वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर का एक एग्जांपल है। सिमिलरली जो मॉर्गन चॉपर है वो करंट कम्यूटेटेड चॉपर यानी रेजोनेंट पल्स कम्यूटेटेड चॉपर का एग्जांपल है। तो कुछ वैसा हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम मॉर्गन चॉपर को एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि मॉर्गन चॉपर के अंदर इंटरनल ऑपरेशन क्या होते हैं, क्योंकि करंट कम्यूटेटेड चॉपर को अगर हम डिटेल में देखें तो वहाँ सेचुरेबल रिएक्टर नहीं होते थे, लेकिन यहाँ सेचुरेबल रिएक्टर और भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं। तो आइए हम मॉर्गन चॉपर को सबसे पहले कोरिलेट करके समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो मॉर्गन चॉपर का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके अंदर सिंगल एससीआर कनेक्टेड होता है, जो कि बाकी कम्यूटेटिंग चॉपर एलिमेंट से डिफरेंट है। जैसे आपको याद होगा, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में, करंट कम्यूटेटेड चॉपर में हमने नॉर्मली दो दो थायरिस्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया था, मेन थायरिस्टर, ऑक्सिलरी थायरिस्टर। लेकिन यहाँ हम सिंगल थायरिस्टर का ही यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। और उसके अलावा जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर यूज करते थे अदर कम्यूटेटिंग चॉपर्स में, यहाँ पे हम सेचुरेबल रिएक्टर को प्रीफर करते हैं। और यही रीजन है कि मैं यहाँ कोरिलेट कर सकता हूँ कि जो मॉर्गन चॉपर है वो कहीं ना कहीं क्लास बी कम्यूटेशन या फिर करंट कम्यूटेशन चॉपर या फिर रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन चॉपर की तरह ही काम करता, उसी का एक कॉमन एग्जांपल हो सकता है। बच्चों, मॉर्गन चॉपर के अंदर सेचुरेबल रिएक्टर हम यूज कर रहे हैं, वो सेचुरेबल रिएक्टर है। सेचुरेबल रिएक्टर की जब भी हम चर्चा करेंगे तो आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद आना चाहिए कि एक इंडक्टर होता है, उस इंडक्टर के अंदर हमने एक ऊपर लाइन खींचता है। अभी आगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस मॉर्गन चॉपर के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो डेवलप होता है वो नॉर्मली सेचुरेबल रिएक्टर की वजह से ही होता है, क्योंकि इसमें उस डिवाइस के टर्न ऑन यानी जो मेन थायरिस्टर है उसके टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ कोई एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कहीं ना कहीं सेचुरेबल रिएक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जिससे पहले हम ऑक्सिलरी थायरिस्टर्स को कंसिडर करते थे। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में हमने डीसी इनपुट दिया जिसको हमने वीडीसी बोला, प्लस मेरा जो मेन थायरिस्टर है, जैसे पुराने वीडियोस में हम मेन थायरिस्टर्स को टीएम के नाम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी आप चाहें तो टीएम लिख सकते हैं टी1 को। अब टी1 लिखेंगे तो भी चलेगा, टीएम लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जैसे यहाँ टी1 है वो मेन थायरिस्टर है, और उस मेन थायरिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो आई टी1 है। उसी टी1 मेन थायरिस्टर के पैरेलल में ही आप देख पा रहे होंगे एक कम्यूटेटिंग एलिमेंट कैपेसिटर, एक कम्यूटेटिंग एलिमेंट सेचुरेबल रिएक्टर हमने लगाया है। और कैपेसिटर और सेचुरेबल रिएक्टर आपस में कैसे कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज में कनेक्टेड है। सेचुरेबल रिएक्टर में आप देख रहे हैं कोर का जो अरेंजमेंट है इस कॉइल के जस्ट ऊपर, वो एक स्पेशल अरेंजमेंट है, और इसी वजह से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है सेचुरेबल रिएक्टर का। तो यहाँ सेचुरेबल रिएक्टर को मैं एस आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसका कोई और सिंबल भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों? सी है। और इस कैपेसिटर में जो वोल्टेज डेवलप होगा, जो चार्जिंग होगी, वो वोल्टेज वीसी है, यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वीसी। हमने एक डायोड यूज किया है डी, जो कि सेचुरेबल रिएक्टर और सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर के जस्ट नीचे यानी उसके पैरेलल में है। और वो कॉम्बिनेशन हमारी टी1 थायरिस्टर के पैरेलल में, लेकिन उसके एंटी कनेक्टेड है, दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। तो हम यहाँ डीएफ जैसे डायग्राम में मेंशन है, आप चाहे तो इसको एफडी भी लिख सकते हैं, डीएफ लिखे एफडी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री व्हीलिंग डायोड है। बाकी हमारे पास इंडक्टर है और साथ में लोड हमने लगाया है। लोड हम आर एल लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, एज पर नीड जैसी जरूरत होगी हम कंसिडर कर लेंगे। तो बच्चों, ये मॉर्गन चॉपर का एक सिंबॉलिक एक कैरेक्टरिस्टिकल डायग्राम था, जिसमें हमने देखा कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। जो सोर्स वोल्टेज वीडीसी है, उसी सोर्स वोल्टेज से करंट फ्लो होकर आएगा हमारे लोड की तरफ। तो लोड करंट को मैंने आई नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, और लोड के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज है उसको मैंने वी नोट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आइए अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग को समझने से पहले बच्चों हमें सबसे पहले कुछ बेसिक एजम्पशंस करना पड़ेगा। बेसिक एजम्पशन मतलब जैसे हम पहले वोल्टेज कम्यूटेटेड, करंट कम्यूटेटेड, लोड कम्यूटेटेड चॉपर में करते आए हैं कि मुझे पहले अपने कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा।
तो मैं कैपेसिटर को चार्ज कैसे करूंगा बच्चों? सप्लाई वोल्टेज से। सप्लाई वोल्टेज क्या है? वीडीसी। तो अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपने कैपेसिटर को सबसे पहले चार्ज कर दिया है प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ, और उस चार्ज कैपेसिटर का क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वीसी। अब जो वीडीसी से मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज किया था, तो चार्जिंग के टाइम में मैं अपने थारिस्टर यानी मेन थारिस्टर था T1 को अभी तक मैंने टर्न ऑन नहीं किया, तो T1 ऑफ है और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो सर्किट फ्लो कैसे बनेगा बच्चों? क्या आप समझा पाएंगे मुझे? तो सर्किट फ्लो कुछ ऐसा बनेगा, वीडीसी से सप्लाई जाएगी कैपेसिटर की तरफ, कैपेसिटर से जाएगी सैचुरेबल रिएक्टर की तरफ, सैचुरेबल रिएक्टर से वापस जाएगी इंडक्टर और लोड से होते हुए सर्किट को क्लोज कर देगा, क्योंकि डी और फ्री व्हीलिंग डायोड दोनों में रिवर्स बायस होंगे। और साथ में जो आपका मेन थारिस्टर T1 है वो तो मैंने अभी उसको ट्रिगर किया ही नहीं है, उसको मैंने ऑफ करके रखा है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कैपेसिटर मेरा इनिशियली चार्ज्ड है, और इनिशियली चार्ज होने की वजह से उसके अंदर वीसी वोल्टेज अपीयर हो रहा है। तो चलिए अब हम सबसे पहले मोड 1 की बात करते हैं। वो मोड 0 हम समझ लेते हैं, तो इसको मोड 1 हम बोलेंगे। तो मॉर्गन चॉपर के मोड 1 में जब मेरे कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो मैं अब सबसे पहले अपने मेन थारिस्टर यानी T1 को टर्न ऑन करूंगा। ट्रिगर कर दिया मैंने गेट पल्स देके, और T1 मेरा टर्न ऑन हो गया। T1 यहाँ कंडक्ट हो रहा है। जब कंडक्ट होगा तो स्वाभाविक है करंट फ्लो होगा। वो करंट कौन सा है? मैंने उसके अक्रॉस मान लिया IT1, और वही करंट देखेंगे आप इस डायग्राम में किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? इंडक्टर के थ्रू और सैचुरेबल रिएक्टर के थ्रू, यानी जिसको मैं एसआर भी लिखा हूं, और कैपेसिटर के थ्रू। यहाँ कैपेसिटर की पोलैरिटी अभी भी सेम एज इट इज है, प्लस माइनस। और इसी करंट का कुछ मतलब जो वीडीसी से सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, उसमें से जो करंट आ रहा है हमारे लोड की तरफ, और लोड के अक्रॉस मुझे वोल्टेज मिल रहा है दैट इज वी नॉट। तो इस कंडीशन में एक पाथ जो बन रहा है, जो सर्कुलेटिंग करंट का मैं बोल सकता हूँ, या फिर जो डिस्चार्जिंग करंट का बोल सकता हूँ, वो कैपेसिटर के अंदर बन रहा है। और वो बन रहा है आपके कैपेसिटर, सैचुरेबल रिएक्टर और साथ में आपके मेन थारिस्टर के बीच में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद अब कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगा आपके सैचुरेबल रिएक्टर के अंदर, जिसकी वजह से आपका मेन थारिस्टर कम्यूटेशन की ओर जाएगा। तो बच्चों आप जैसा जानते हैं सैचुरेबल रिएक्टर है, करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और जो उसको चेंज इन करंट को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो ये सारे फिनोमेनन जो आज तक अभी तक आपने पढ़ा होगा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, वो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखें अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि आपका कैपेसिटर जो चार्ज था, अब आपका कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज होगी, प्लस माइनस माइनस प्लस में हो गया। और जो सैचुरेबल रिएक्टर था, जो एसआर था, वो एसआर उस डिस्चार्जिंग करंट को सर्कुलेट कराएगा, और एक हेवी नेगेटिव करंट अपीयर होगा आपके मेन थारिस्टर के अक्रॉस, जो आपने पिछले डायग्राम में देखा था, जो थारिस्टर T1 कनेक्टेड था, जिसके थ्रू करंट सर्कुलेट हो रहा था। अब जो हेवी करंट डेवलप हो रहा है, उसके वजह से आपका थारिस्टर जो T1 है मेन थारिस्टर, वो फोर्सली ऑफ हो रहा है, फोर्सली कम्यूटेट हो रहा है, और यहाँ आपका T1 रिवर्स बैच में चला जाएगा, ऑफ में चला जाएगा, बंद हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमने मेन थारिस्टर को ऑफ कर दिया, तो फिर जो जो कैपेसिटर का जो करंट है वो डिस्चार्ज कैसे होगा? तो कैपेसिटर का डिस्चार्ज करंट अब फ्लो होगा नीचे कनेक्टेड पैरेलल कनेक्टेड डायोड से डी से। तो आप देख रहे होंगे कैपेसिटर अब अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है, कैपेसिटर का करंट कैपेसिटर से, साथ में सैचुरेबल रिएक्टर से, और बाकी डी डायोड से अपने आप को वो डिस्चार्ज कर रहा है। साथ में यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड का भी रोल अब स्टार्ट होने वाला है बच्चों। तो इंडक्टर के थ्रू आपका लोड का करंट फ्लो होगा, और आपका डिवाइस इस तरीके से ऑपरेट होगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही आपका T1 टर्न ऑफ हुआ, T1 मतलब जो मेन थारिस्टर था, जैसे ही टर्न ऑफ हुआ, उस कंडीशन में फ्री व्हीलिंग डायोड जैसे ही ऑन होगा, आप जानते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड जब ऑन होता है तो लोड के पैरेलल कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेगा। तो आप डायग्राम को एक बार देख के इससे कोरिलेट कर लीजिए कि जैसे ही वो ऑफ होगा, तो आपका फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, और उस कंडीशन में लोड के पैरेलल में वो कनेक्टेड है, तो लोड को वो कर देगा शॉर्ट सर्किट। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे फ्री व्हीलिंग डायोड के ऑन होते ही अब जो करंट है वो इसी के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तो लोड में करंट तो मिलेगा बच्चों,
लेकिन लोड के अक्रॉस वोल्टेज नहीं फ्लो होगा, वोल्टेज अपीयर नहीं होगा, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड ने कर दिया शॉर्ट सर्किट। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड जैसे ही एक्टिव होगा और धीरे धीरे जो इंडक्टर जो आपका कैपेसिटर है वो फिर से चार्ज होगा, वो वापस फिर से डायोड को रिवर्स बायस करेगा। तो एक पाथ कुछ ऐसा बनेगा कि वीडीसी से कैपेसिटर, कैपेसिटर से सैचुरेबल रिएक्टर, और इस तरीके से आपकी लोड के थ्रू सर्किट कंप्लीट होगी। फ्री व्हीलिंग डायोड जब कंप्लीटली फिर से अपने आप को रिवर्स बायस कर देगा तो वापस वही फेनोमेनन डेवलप होंगे। तो आपने देखा कैसे हमने मेन थारिस्टर को यहाँ पे जो नेगेटिव हेवी करंट को यानी रिवर्स करंट को अप्लाई करके, जो कि सैचुरेबल रिएक्टर की वजह से हुआ, हमने कैसे उसको मेन थारिस्टर को कम्यूटेट कर दिया और टर्न ऑफ कर दिया। अब आइए बच्चों इसके वेवफॉर्म को भी समझते हैं। वेवफॉर्म में हम कुछ वैसा ही बनाएंगे जैसे अदर कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स का बनाते थे। सबसे पहले हम अपने मेन थारिस्टर से यानी I1, जिसको मैं IM भी बार बार बोल रहा हूँ, I1 जो यहाँ पे है उस I1 को मैं गेट ट्रिगरिंग से टर्न ऑन कर रहा हूँ। कब टर्न ऑन कर रहा हूँ बच्चों? T=T0 पे मैं तो कैपेसिटर को चार्ज किया था, तो T=T1 पे मैं ट्रिगरिंग कर रहा हूँ। तो आप वेवफॉर्म पे देखिए T=T1 पे ट्रिगरिंग किया Ig1, तो Ig1 को जैसे ही मैं ट्रिगर करूंगा मेरा थारिस्टर 1 कंडक्ट करेगा। उससे पहले मेरा थारिस्टर ऑफ था मेन थारिस्टर, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज VT1 अपीयर हुआ, और वहां से लेके जब तक मेरा थारिस्टर वापस ऑफ नहीं हो रहा है तब तक वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सिमिलरली बच्चों जो VDC होगा, वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर है, वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर शुरू में चार्ज हुआ तो VDC, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज से ही चार्ज हुआ तो VDC। उसके बाद आपका सडन डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज करने के बाद वो पीक इनवर्स वोल्टेज क्रिएट होगा माइनस VDC, फिर वापस से VDC। तो इस तरीके से जब आपका मेन थारिस्टर जिस पोजीशन पे ऑफ हो रहा है उस पोजीशन पे नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट कर रहा है ताकि रिवर्स करंट डेवलप कर सके, हेवी रिवर्स करंट डेवलप कर सके, अदरवाइज फिर से वो VDC देगा। सिमिलरली बच्चों आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो जब तक फ्री व्हीलिंग डायोड काम करेगा तब तक आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब तक आपका फ्री व्हीलिंग डायोड काम नहीं कर रहा है तब तक आपको लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। करंट तो हमेशा मिलेगा बच्चों, आपने देखा सभी कम्यूटेटिंग प्रोसेस में हमें करंट हमेशा मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि फॉरवर्ड कंडक्शन में जब वो डिवाइस मेरा ऑन कर रहा था तब तक तो करंट फ्लो हो गई सप्लाई से लोड की तरफ, जो आपने डायग्राम में देखा था। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि जब एक सिचुएशन आया था, ऐसा आया था कि जहाँ पे T1 ऑफ हो गया था, तो उस कंडीशन में आपका फ्री व्हीलिंग डायोड डिवाइस को टर्न आपके लोड के थ्रू करंट को डिस्चार्ज करा था, तो करंट आपको हमेशा मिल रहा है। तो इस तरीके से इस वेवफॉर्म से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने मॉर्गन चॉपर, कम्यूटेटेड चॉपर का, मॉर्गन चॉपर का कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर सकते हैं। मॉर्गन चॉपर के अंदर कुछ क्वालिटीज भी हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हम रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्गन चॉपर एक इंपॉर्टेंट चॉपर है जो आपसे पूछा जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है कि आपका जो सैचुरेबल रिएक्टर था यानी एसआर जो था, जो कोर था, उसका जो टाइम जो होगा, जो टाइम रिक्वायर्ड होगी उस कोर को सैचुरेट करने में, वो हमेशा फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। दूसरा, जो आपके थारिस्टर T1 का जो कंडक्शन पीरियड है बच्चों, वो फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा? क्योंकि वो डिपेंड करेगा किस पे? आपके कैपेसिटेंस पे और सैचुरेबल रिएक्टर पे। तो अगर सैचुरेबल रिएक्टर की वैल्यू, एसआर की वैल्यू आप चेंज करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा, अदरवाइज वो चेंज होने वाला नहीं है। सिमिलरली जो कंडक्शन टाइम पीरियड है वो सैचुरेबल रिएक्टर के पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कहीं ना कहीं वेरी हुआ, और मेरा डिवाइस जो मेन थारिस्टर था T1 वो ऑफ हो गया। उसी तरीके से मुझे कुछ एडवांटेजेस है इस मॉर्गन चॉपर के, उसको हम समझ लेते हैं। एडवांटेज तो आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे बाकी कमोडिटिंग चॉपर्स के कंपैरेटिवली इसके अंदर हमने सिंगल चॉपर यूज किया, सॉरी सिंगल थारिस्टर यूज किया, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर मैं देखूं इसका साइज भी एज कम्पेयर टू अदर था जो कम्यूटेटिंग चॉपर्स थे उसके कंपैरेटिवली साइज कम होगा, वेट कम होगा, कॉस्ट भी इसकी लोअर होंगी। प्लस अगर थारिस्टर्स कम है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका चेंज हो जाएगा। साथ में परफॉर्मेंस के लिए हम फ्रिक्वेंसीज को अगर कॉमुलेट करें, जैसे जॉन्स चॉपर के अंदर प्रॉब्लम ये था कि हम फ्रिक्वेंसीज को बहुत ज़्यादा वैरी नहीं कर सकते थे। लोड कम्यूटेटिंग चॉपर के अंदर भी प्रॉब्लम था, हाई फ्रिक्वेंसी पे वो ऑपरेट नहीं कर सकता था, तो वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे दूर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सिंगल कम्यूटेटिव इंडक्टेंस को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं जो लॉसेस होंगे वो मिनिमम होंगे और इफेक्टिव ऑपरेशन होगा।
दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।